नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, और इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो चलिए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से अंत तक कंप्लीट कीजिए। जिन भी छात्रों ने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है उनके लिए ये बहुत ही शानदार बुक है, और वह हमारे साथ साथ इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वह इसका रिवीजन हमारे साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। दोस्तों, आपको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन भारत के सभी टॉपिक पूरे कर लिए हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत के भी हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं, और आधुनिक भारत में भी हमने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज इसका अंतिम टॉपिक है प्रश्नावली नंबर 23, आधुनिक भारत का विविध प्रश्नावली। तो दोस्तों, आज हम यह प्रश्नावली करेंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 23, आधुनिक भारत का विविध प्रश्नावली। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? दोस्तों, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यह संवत कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की इनमें से जो कृति नहीं है वह है कपाल कुंडला, जबकि चित्रा द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा यह रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो दोस्तों, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो दोस्तों, वह गवर्नर थे लॉर्ड रीडिंग, जिसके कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो दोस्तों, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल थे एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो दोस्तों, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था मैडम भीखाजी कामा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न नंबर 18, प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, सुधित पाषाण यानी कि हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? सुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन
के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक यानी कि द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? तो दोस्तों जन गण मन पहली बार कोलकाता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक थे राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज को इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, गोदान किसकी रचना है? गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो दोस्तों ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने के बाद कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, खिलाफत आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, ये सही है। और पहला कथन इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी केवल 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? दोस्तों वह अखबार था लीडर जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, झंडा गीत किसने लिखा था? दोस्तों झंडा गीत लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। दोस्तों झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत के रचयिता थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतः कब स्वीकार किया गया? दोस्तों नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को 1853 में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो दोस्तों 1786 का एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो दोस्तों भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जिस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया उनका नाम है अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो दोस्तों 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। तो दोस्तों स्तंभ 1 में पुस्तकों के नाम दिए हैं और स्तंभ 2 में उस पुस्तक के लेखकों के नाम दिए। तो दोस्तों जैसे पहली बुक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक हैं ताराचंद। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक हैं के दत्ता। और प्रिसेप्टस ऑफ जीसस के लेखक हैं राजा राम मोहन रॉय। और ओवर इंडियन मुसलमान्स के लेखक हैं W हंटर। तो दोस्तों ए का 1 है, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। तो दोस्तों 1 4 3 2 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43,
1978 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को रद्द किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक थे वैलेंटाइन शिरोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो दोस्तों द इंडियन ओपिनियन पत्र अंग्रेजी में, गुजराती में और तमिल भाषा में छापा जाता था, जबकि उर्दू भाषा में यह छापा नहीं जाता था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो दोस्तों हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों जिस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वह एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? दोस्तों इन निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 में समाचार पत्रों के नाम दिए और सूची 2 में उन समाचार पत्रों के संपादकों के नाम दिए। तो दोस्तों पहला समाचार पत्र है हिंदू, इसके संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुधारक समाचार पत्र के संस्थापक थे जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक थे SN बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों ए का है 3, बी का है 2, सी का है 1 और डी का है 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो दोस्तों मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कथन है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो दोस्तों 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों गोवर्धन और गबन रचनाओं के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो दोस्तों मुसलमानों को उच्च शिक्षा देने के लिए जो पथ प्रदर्शक बने वह थे सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, ये गलत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, ये सही है। तो दोस्तों इसमें केवल दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो दोस्तों वह विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जिसका उल्लेख करके उसे प्रसिद्ध किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में समाचार पत्रों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उन समाचार पत्रों को प्रारंभ करने वालों के नाम दिए हैं। दोस्तों पहला बॉम्बे क्रॉनिकल को प्रारंभ किया था फिरोज शाह मेहता ने और कॉमनवेल्थ को प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। लीडर समाचार पत्र को प्रारंभ करने वाले थे मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट को प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। दोस्तों ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का है 4। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए। राजा राव जो है वह कन्नड़ भाषा के लेखक थे, इसीलिए ऑप्शन ए यह सही सुमेलित नहीं है। जबकि गोविंद त्र्यंबक देशपांडे मराठी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं और ताराशंकर जोशी गुजराती भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। तो दोस्तों ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, ये सही है। और भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई, ये भी सही है। तो दोस्तों उपयुक्त कथनों में से जो सही है वह है 2 और 3, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था, हमें ये बताना है। तो 3 कथन दिए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, ये सही है। और एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। और केंद्र में अखिल भारत संघ का यह उपबंध था, यह भी सही है। तो दोस्तों तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित बताया है, जो कि गलत है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन से संबंधित था, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सही सुमेलित है वो है पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से संबंधित है डलहौजी, ये भी सही है। और इल्बर्ट बिल से संबंधित है लॉर्ड रिपन, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 69, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, वह क्या थी ये हमें बताना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हम देखते हैं। तो दोस्तों पहला कथन है गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ये बिल्कुल सही है, जिसे इंग्लिश में एबॉलिशन ऑफ डायरसी कहते हैं। और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्रदान हुई, ये भी सही है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति हुई, ये भी सही है। नहीं, ये थर्ड ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही, बाकी तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों 4 कथन दिए, इनमें से सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसकी आधार बनी थी? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। उपयुक्त की पदावधियों का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान वायसराय की कालक्रम के अनुसार हमें उन्हें बताना है। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आए, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड
और फिर लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। दोस्तों कथन ए दिया है और कारण आर दिया है, तो हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, ये गलत है। कारण है आर, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था, ये सही है। तो दोस्तों इसमें कथन ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं, इसमें अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था। तो वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार हो। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा था। दोस्तों 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। दोस्तों 1935 के भारतीय अधिनियम यानी इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा यह थी कि राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यवाही परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। तो दोस्तों ब्रिटिश इंडिया के इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में भारत के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम दिए हैं और सूची 2 में उस अधिनियम के प्रावधान दिए गए। तो दोस्तों पहला है चार्टर्ड एक्ट 1813। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 में भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 में शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया। तो दोस्तों इसमें ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 3 है और डी का 1 है। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में व्यक्तियों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उन व्यक्तियों से संबंधित विषयों के नाम दिए हैं जिनके द्वारा यह विषय प्रस्तावित किए गए। दोस्तों पहला है मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया। लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और चेम्सफोर्ड द्वारा डायआर्की विषय प्रस्तुत किए गए। तो दोस्तों ए का 3 है, बी का माफ कीजिए ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 है। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है हमें ये बताना है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 4 कथन दिए, इनमें से बताना है कौन कौन से सही है। तो पहला है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, ये गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये सही है। एलन एक्टोविन ह्यूम यानी AO ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ये गलत है। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। दोस्तों इसमें 2 और 4 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता थी कि 2 सदनीय विधानमंडलों, प्रांतीय स्वायत्तता मिले
और एक अखिल भारतीय संघ हो। तो दोस्तों ये तीनों जो है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के एक विशेषता थी, जबकि केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन यह उसमें सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विशेषता नहीं थी वही बताना था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? तो दोस्तों भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है? तो दोस्तों वह मिशन था कैबिनेट मिशन, जिसका प्रस्ताव मई में आया था। और कैबिनेट मिशन अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो दोस्तों जब उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, उस समय लॉर्ड हर्ड हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो दोस्तों इन चारों नामों में से हमें बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से कौन था। तो सरदार पटेल जो थे वह कांग्रेसी नेता थे, जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उस पुस्तक के लेखकों के नाम दिए हैं। तो दोस्तों पहला है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर, और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरविंद, और साधना पुस्तक के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। 4 3 2 1 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो दोस्तों पहला है थियोडोर बेक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो दोस्तों थियोडोर बेक जो थे वह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित है, ये सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित था, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से संबंधित थे, ये भी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, ये गलत है। तो दोस्तों इसमें 1 2 3 सही है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों 4 हमें घटनाएं दी हैं, जिसका सही कालक्रम बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले हुआ इन चारों में मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, इसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर हंटर रिपोर्ट और फिर द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों 2143 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों अमर सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम में जिसने उनको प्रोत्साहित किया और इसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, यह गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित हैं? लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी फैज अहमद फैज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो दोस्तों अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित जर्नल का नाम था अल हिलाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। दोस्तों सूची 1 में लेखकों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उन लेखकों के द्वारा जो कृतियां हैं लिखी गई उनके नाम दिए हैं। तो दोस्तों पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके द्वारा लिखी गई कृति थी देवी चौधरानी, और दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई कृति थी नील दर्पण, और
मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कृति थी शतरंज के खिलाड़ी। तो दोस्तों ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 1। तो 2, 3, 1 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण था कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना हुई थी सन 1857 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सूची 1 में समाचार पत्रों के नाम दिए हैं और सूची 2 में वह किस भाषा में प्रकाशित होते थे यह बताया गया है। तो दोस्तों पहला है भारत मित्र समाचार, यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। राष्ट्रमत समाचार जो है वह मराठी भाषा का समाचार पत्र था और प्रजामित्र गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था और नायक समाचार बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। दोस्तों ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो दोस्तों इस पुस्तक का वह संदेश था व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, जिसने महात्मा गांधी जी के जीवन को बदल डाला। अगला प्रश्न है प्रश्न 101। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा को का सृजन करा और जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों वह अधिनियम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो दोस्तों जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1896 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो दोस्तों समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी सन 1861 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो दोस्तों इन चारों घटनाओं में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई हमें ये बताना है। तो ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया और सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में जिन्हें सफलता मिली। तो दोस्तों सबसे पहले जो घटना हुई वह थी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न में कह रहा है प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य का अंग्रेजी में अनुवादित करके जिसका नाम दिया गया सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, इनसे कौन संबंधित है? तो दोस्तों इनसे संबंधित है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। आज की प्रश्नावली में कुल 110 प्रश्न थे जो पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारा
इतिहास की संपूर्ण प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। आज अंतिम प्रश्नावली थी, विविध प्रश्नावली। इतिहास का पूरा अध्याय हमारे द्वारा समाप्त कर लिया गया है। तो दोस्तों, इस अध्याय यानी इतिहास का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें इतिहास का मास्टर वीडियो होगा। आप उसे जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये 2023 का न्यू एडिशन का बुक है। इसमें काफी क्वेश्चंस नए ऐड भी किए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी इस YouTube चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उन सभी की PDF आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले अध्याय की शुरुआत के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।